वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर सुरेश सोनी, सीईओ बड़ौदा बीएनपी पाराबा म्यूचुअल फंड के। मिस्टर सोनी सीजन्ड एसेट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है विद रिच एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 25 इयर्स। उन्होंने बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम किया हुआ है और 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं वो शेयर बाजार में। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी अभी तक की प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही है और अब उनको इंडिया ग्रोथ स्टोरी कैसी लगती है, क्योंकि 20 साल से 25 साल से इस पूरे बाजार को देख रहे हैं, इंडिया को ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं। वेलकम मिस्टर सोनी टू द शो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू गीतू जी। सर आप कुछ बताइए अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में, बिकॉज यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 25 इयर्स इन दिस मार्केट। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बताइए, कैसे ग्रो करी और यू नो हाउ फार यू नो this mutual fund industry is growing and what is the growth story that you see for India in times to come? Yeah, I've been very fortunate और मतलब मैंने इस इंडस्ट्री में काम करीब 30 साल पहले चालू किया था। I started working sometime in 92. Okay. And that was the time when India just got through this massive new budget of Manmohan Singh came in. So I actually started working in 93. And उसके बाद में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, both research, उस टाइम पे इक्विटी रिसर्च खाली इमर्ज हो रहा था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में एंटर करना शुरू किए थे एंड वहां से जो मार्केट की ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, दैट हैज बीन एब्सोल्युटली एन अमेजिंग जर्नी। सो आई वुड से आई वाज फॉर्चुनेट टू बी इन दिस इंडस्ट्री right in the initial phases, have been indeed benefited a lot from the growth of the industry as well as had an immense learning opportunity. मिस्टर सोनी, हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं कि ये डिकेड और आने वाले कुछ साल जो है वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। सो हाउ डू यू सी इंडिया ग्रोथ स्टोरी एज सच? अभी अगर हम देखें द करंट सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे टर्मोइल चल रहा है ग्लोबली, बट हमारा इंडिया और इंडियन मार्केट्स जो है वो रेजिलियंस दिखा रहे हैं, वो डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। तो आगे की ग्रोथ स्टोरी और आगे के आपके अनुभव के बेस पे आपको क्या लगता है कि इंडिया कहाँ तक पहुंच सकती है? देखिए, आई थिंक एक चीज बहुत क्लियर है, इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी है वर्ल्ड में इस वक्त। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जो कि सबसे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन अगले 2-3 डिकेड्स के अंदर में हो जाएगी। एंड वी आर ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इस साल अगर आप देखेंगे करंट कैलेंडर ईयर के अंदर में, इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। The only other economy that comes close to us is Saudi Arabia, but वो ऑयल की वजह से। लेकिन हमारी जो ग्रोथ है वो ज्यादा करके डोमेस्टिक लेड ग्रोथ है। पिछले कुछ सालों में, पिछले 8-10 साल अगर आप देखेंगे तो भारत ने काफी रिफॉर्म किए हैं। आप देखिएगा तो अगर हमारा डिमोनेटाइजेशन के बाद में जिस तरह से हमने बैंक्रप्सी कोड लेके आए थे उस वक्त, तो उसके बाद में रेरा लेके आए हैं, जीएसटी में मॉडिफिकेशन किए हैं, भारत के अंदर जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया है हम लोगों ने इंसेंटिव्स देकर, ये एक बहुत बड़ी एफर्ट लिए जा रहे हैं इस कंट्री की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। अपने आप में ये कंट्री जो है उसकी रेजिलियंस काफी अच्छी है। अनलाइक आवर साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स, आपने अगर देखा होगा तो साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा कंट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं एक्सपोर्ट के बेसिस के ऊपर। भारत की ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट स्टोरी है, और वो उस वजह से बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। तो इस वजह से आप अगर देखेंगे इस वक्त जिस तरह वर्ल्ड के अंदर में या विश्व में जिस तरह से अनसर्टेनिटी का माहौल है या कुछ जगह स्लो डाउन की बातें की जा रही है, भारत के अंदर में आप देखेंगे, आप बाहर जाइए, अभी आपने फेस्टिवल सीजन देखा है, जिस तरीके से कंज्यूमर बाहर आए हैं, जिस तरीके से हमारी रेजिलियंस है, ये स्टोरी अपने आप में रुकने वाली नहीं। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट कभी ज्यादा एक्साइटेड हो सकता है, कभी कम एक्साइटेड हो सकता है, उस वजह से मार्केट में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन देयर इज नो स्टॉपिंग टू इंडिया स्टोरी, देयर इज नो स्टॉपिंग टू इंडियन इकोनॉमी। वेरी वेल सेड सर। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, जहां का अनुभव आपको बहुत सारा है, अब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो एक prominent position it occupies in the financial intermediaries. अगर हम 5 साल की पिछले की ग्रोथ देखें तो ऑन एवरेज 12 लाख से ज्यादा न्यू फोलियोज ऐड होते हैं हर महीने। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप आने वाले समय में कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी भी हम बात करते हैं अंडर पेनिट्रेशन की, कि
अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, लोगों को ज्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश की अवेयरनेस नहीं है। तो हाउ डू यू सी दिस इंडस्ट्री गोइंग एंड व्हाट CAGR? नहीं, तो ये इंडस्ट्री जो है, आप अगर देखिए भारत में ना, इनकम टैक्स के जो रजिस्टर्ड पैन होते हैं, रजिस्टर्ड इनकम टैक्स पैस, वो करीब करीब 50 करोड़ अकाउंट है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ ग्रोथ अभी भी खाली हमारे पास में 3.5 करोड़ अकाउंट है। तो अभी भी आप ये देखिएगा कि 93% ऑफ रजिस्टर्ड इनकम टैक्स पैन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन के हिसाब से खाली 2% या 3% लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अगर आप इनकम टैक्स पैन के हिसाब से भी देखें तो खाली 7% लोगों ने अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है। और अभी भी ये इंडस्ट्री बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। थैंक्स टू योर एफर्ट, इंडस्ट्री के एफर्ट, रेगुलेटर के एफर्ट, अबव ऑल ये इंडस्ट्री ग्रो करी है, लेकिन अभी भी भारत के कैपिटल मार्केट में ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली SIP जो है वो काफी अच्छी तरीके से उभर कर आई है। और एक तरीके से वो जो है एक हमारा काउंटर बैलेंसिंग फोर्स बना है। पहले हम खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करते थे, अभी ये काफी एक तरीके से हमारा आत्मनिर्भरता आप बोलेंगे मार्केट की तो वो सही में आने लगी है, जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें आना शुरू किया है। पर ये अभी भी बहुत थोड़ा ग्रोथ हुआ है, अभी काफी बाकी है इसके अंदर ग्रोथ के अंदर में। हम लोग देखते हैं कि अभी पिछले 5 से 10 सालों में जो छोटे शहर है वहां से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है और एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। आने वाले सालों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसी तरीके से कम 15 से 20% की ग्रोथ रेट पर ग्रो करेगी और छोटे शहरों से जो इन्वेस्टर्स है उनका रुझान और बढ़ेगा। हमने देखा कि पिछले अगर हम ट्रेंड देखें तो हमने ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी देखी, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स ग्लोबली भी है, हमारे देश में भी थोड़े बहुत है, FIIs का आउटफ्लो देखा है, शार्प आउटफ्लो 2008 के बाद। लेकिन फिर भी हमारा बाजार डटा रहा और हम हमेशा बोलते रहे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो बाजार को अच्छे से सपोर्ट करे हुए। तो ये कब तक चलता रहेगा? आई मीन ये एक शुरुआत ही है। ये बिल्कुल अभी शुरुआत हुई है। आप अगर देखिएगा तो 2 बड़े ट्रेंड चेंज हुए हैं पिछले करीब 5-6 सालों में। सन 2015 में भारत ने पहली बार पेंशन फंड्स या जो EPFO होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तब तक हमारा 100% पैसा जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का खाली फिक्स इनकम सिक्योरिटी में जाता है। 2015 के बाद में भारत सरकार ने धीरे धीरे उसका पैसा थोड़ा इक्विटी मार्केट में डालना चालू किया है। ना आप देखेंगे अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है या ऐसी सेविंग है जो हम पूरी लाइफ टाइम के लिए रखते हैं और लाइफ टाइम के अंदर में उसमें लंबे टाइम के अंदर में आप ये भी जानते हैं कि इक्विटी के रिटर्न सबसे अच्छे आते हैं। तो इसलिए वो शुरुआत हुई है, उसकी वजह से हमें स्टेडी फ्लो इन्वेस्टर्स का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से भी आता है हर महीने, और उसके अलावा SIP जो है वो अपने आप में काफी बड़ा मोमेंटम चालू हुआ है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आज की तारीख में करीब 13 करोड़ अकाउंट है, उसमें से करीब करीब आधे अकाउंट SIPs में है और हर महीने करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास SIP में फ्रेश फ्लोज आता है। तो दोनों की वजह से इंस्टीट्यूशन के पार्टिसिपेशन जो EPFO मैंने बताया आपको, उनके पार्टिसिपेशन एज वेल एज म्यूचुअल फंड का जो पार्टिसिपेशन आया है, उसके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है या फिर हमारे जो दूसरे सॉवरेन वेल्थ फंड बाहर के होते हैं, उन सबका भी पार्टिसिपेशन आता है। तो इसकी वजह से हमारे जो बाजार है उसके अंदर में काफी हद तक डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है और उससे रेजिलियंस आई है। उसकी वजह से जो हम लोग ये पहले जो होता था ना कि भाई विदेशी बाजारों में कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल है तो पूरा इंडिया उसके हिसाब से चलता था। तो पिछले अगर 1 साल में आप देखेंगे तो अक्टूबर से लेकर जून के बीच में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया भारत के बाजारों से निकाला है। उसके बावजूद भारत का बाजार स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में उन्होंने करीब 60-70 हजार करोड़ रुपए वापस से डाला है। तो उसके बाद में आपने देखा है कि उनकी जो री एंट्री है उस पर मार्केट के अंदर काफी राइज हुई है, क्योंकि पहले खाली इंडियन इन्वेस्टर खरीद रहे थे, फॉरेनर्स बेच रहे थे। अब इंडियन इन्वेस्टर तो खरीद ही रहे हैं और फॉरेनर्स भी वापस खरीदने के मूड में आ गए। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कैन बी मेड थ्रू पैसिव एंड एक्टिव मैनेज्ड पोर्टफोलियोज।
और ये देखा गया है कि हालांकि रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव पोर्टफोलियोज में ज्यादा निवेश करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो पैसिव पोर्टफोलियोज की अनाउंसमेंट ज्यादा कर रही है। जो न्यू फंड ऑफर्स आ रहे हैं या न्यू प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं, वो पैसिव इन्वेस्टमेंट है। ऐसा क्यों? अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि खाली पैसिव कर रही है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पैसिव और एक्टिव दोनों कर रही है। और इनफैक्ट आप देखेंगे फ्लो वाइज तो एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी भी ज्यादा फ्लो आता है कंपेयर टू पैसिव। लेकिन पैसिव एक नया ग्रोथ एरिया है। ये एक और चॉइस देता है कस्टमर को कि जिससे किसी को खाली इंडेक्स एक्सपोजर लेना है तो उनके लिए एक नई चॉइस क्रिएट हो जाती है एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। बट भारत अभी भी एक तरह उस तरीके का मार्केट है जहां पे कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज ऐड वैल्यू। तो हमारा ये मानना है कि पैसिव इज अ गुड चॉइस अवेलेबल टू द कस्टमर्स, but active as an industry will continue to outperform and continue to deliver superior return compared to the indices. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट्स नाउ। तो आप मार्केट सिनेरियो कैसा देखते हैं? क्योंकि अब फेड का ये अनुमान है कि वो 75 से 100 बेसिस पॉइंट का हाइक कर सकता है। उसके चलते हुए आरबीआई में भी फ्रंट लोड कर सकती है एज फार एज द इंटरेस्ट इज कंसर्न। इन्फ्लेशन इज कूलिंग ऑफ, कहा जा रहा है कि पीक आउट हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी कंसर्न्स बने हुए हैं। अगर कमोडिटी के प्राइसेस देखें वो कम हुए हैं, लेकिन अगर रुपी का वीकनेस देखें वर्सेस डॉलर वो बढ़ गई है। तो ऐसा जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, इनको लेके ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। सो ऐसे में आपको बाजार की दिशा क्या लगती है? इंडियन मार्केट्स अभी तक काफी रिजिलियंट रहे हैं, काफी मजबूत रहे हैं, आगे भी ऐसी रहने का अनुमान है? देखिए, पहली चीज तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को कि रोज सुबह की हेडलाइन देखकर कोई इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए जी। हेडलाइंस रोज सुबह चेंज होगी और उसके हिसाब से हो सकता है शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट चेंज हो, लेकिन हमारा गोल जैसे अभिमन्यु की तरह एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना है। अर्जुन का जैसे होता था उस तरह से हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, हमें अपने गोल की तरफ बढ़ना है। अब दूसरा ये है इसमें कि मार्केट की दिशा के हिसाब से देखिए, इंटरनेशनल बाजारों में अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 40 से 50 सालों के सबसे ऊपर के स्तर पर है। तो अगर आप अमेरिका देखेंगे, यूके देखेंगे, यूरोप देखेंगे, तो उन सब इकोनॉमीज में इस लेवल का इन्फ्लेशन पिछले 40 से 50 सालों में नहीं। इसके लिए वहां पे जो आप सेंट्रल बैंक का मूवमेंट देखते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। उनके वहां पर जैसे यूरोप में आप देखेंगे रशिया यूक्रेन की वजह से वहां पर एनर्जी सप्लाई शॉक बहुत मैसिव है। उसके कंपैरिजन में भारत के बाजारों की स्थिति काफी अच्छी है। हमारा इन्फ्लेशन का जोन जो आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4+-2% बताया है, मतलब कि 2 से लेकर 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन का अनुमान होता है और अभी हम करीब करीब 7-7.5 के बीच में चलते हैं। विदेशों में आप देखेंगे तो वहां पर 1.5 से 2% के आसपास इन्फ्लेशन रहता है और उनका इन्फ्लेशन आज की तारीख में 8 से 10% चल रहा है। तो उनके वहां पे इन्फ्लेशन शॉक बहुत ज्यादा है। भारत का इन्फ्लेशन शॉक उसके कंपैरिजन में काफी कम है। पर फिर भी ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर भी जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, इकोनॉमी को कोविड के टाइम पे सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज की दरें काटी थी। पिछले कुछ महीनों में 140 बेसिस पॉइंट ब्याज की दरें बढ़ चुकी है और हम अभी प्री कोविड से भी ऊपर ब्याज की दरों पर आ चुके हैं। यहां से हमें लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी रेट हाइक करेगा, बट रिलेटिवली मॉडरेट रेट हाइक्स होगी। तो हमारी सिचुएशन क्या है? हमारी डोमेस्टिक डिमांड अच्छी चल रही है। आप अगर बाहर जाकर देखिएगा तो गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट देखिए या फिर आप होटल्स में देखिए या आप जनरल फेस्टिविटी का माहौल देखिए, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है। हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन ऐसी है कि पीक ऑफ इन्फ्लेशन हो चुका है हमारा, उसके बाद में अभी भी इन्फ्लेशन हमारे नॉर्मल लेवल से ऊपर है, पर अभी वर्स्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस। रेट हाइक का भी एक अच्छा खासा भाग हो चुका है, थोड़ी रेट हाइक हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि इंडिया इज इन अ वेरी गुड पोजीशन रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव अगेन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी ग्रो कर रही है और प्राइसिंग पावर कंपनीज के पास है आज की तारीख में। नया कैपेक्स शुरू होने लगा है। आप देखिए कैपेक्स अनाउंसमेंट जो अभी हो रहे हैं सारे सेक्टर्स के अंदर में, दैट इज वेरी एनकरेजिंग। सो ओवरऑल भारत के बाजार मीडियम टर्म के हिसाब से काफी अच्छे दिखते हैं।
शॉर्ट टर्म अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भारत के बाजार काफी अच्छी पोजीशन में है, इकोनॉमी काफी अच्छी पोजीशन में है। तो अगर इकोनॉमी काफी अच्छी पोजीशन में है और आप बोल रहे ऑप्टिमिस्टिक है बाजारों को लेके, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो आपको लगता है कि यहाँ से हमारे बाजारों को और उच्चतम स्तरों पे ले जाएंगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। हाँ, देखिए दो तीन तरीके से आपको बता दूं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, पर्टिकुलरली बैंकिंग, अगर आप देखें तो बैंकिंग में एक काफी लंबा पीरियड था जबकि हमारे यहाँ पे एनपीए क्रिएट हुई थी और फिर बाद में आईबीसी कोड आने से वो एनपीए क्लीन। तो जब ये सारा फेज चला था पिछले कुछ सालों में, उसके बाद में बैंकिंग सिस्टम जो है वो काफी क्लीन हो चुका। और इस बार आप देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इज अबाउट 15%, which is the highest in the last 4-5 years. तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हमारे होम लोन जो हमने लिए हुए हैं उसकी रेटें काफी ऊपर चली गई है। तो बैंक्स क्या करते हैं कि जब रेट ऊपर होती है तो लोन तो इमीडिएटली रीप्राइस हो जाते हैं, जो भी बोरोअर होते हैं उनसे तो ज्यादा रेट ली जाती है, लेकिन आपके डिपॉजिट तो तभी रीप्राइस होंगे जब वो मेच्योर होंगे। राइट। तो जब ब्याज की दरें बढ़ती है तो बैंक्स का मार्जिन भी बढ़ता है, तो बैलेंस शीट क्लीन हो गई, ओवरऑल आपकी जो है क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है और मार्जिन एक्सपांशन बैंकों का दिखता है। तो इस वजह से हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छी सिचुएशन में है और वहां पर एक अच्छा ग्रोथ का मौका दिखता है। दूसरा, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में क्या था कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग तरह के इश्यूज आए। कोविड के टाइम पे डिमांड कम थी, उसके बाद में चिप्स शॉर्टेजेस वगैरह थी, तो उन सब वजह से कुछ हद तक जो है ऑटो की डिमांड डिप्रेस रही। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो पहले आप देखते थे अगर न्यूज़पेपर में तो कभी नवरात्रि ऑफर आता था, रक्षाबंधन ऑफर आएगा, गुड़ी पड़वा ऑफर आएगा, 50,000 या 1 लाख रुपए का डिस्काउंट गाड़ियों पे। अभी आपको वो सिचुएशन नहीं दिखती, अभी कोई डिस्काउंट नहीं है बल्कि वेटिंग लिस्ट है। और ये तब है जबकि कार की प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है पिछले करीब 6 महीनों के अंदर में, जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ी। अब इनपुट कॉस्ट में स्टेबिलाईजेशन आ चुका है, लेकिन डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। सो इसलिए हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छा लगता है। ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड अच्छी है, तो हाई कंज्यूमर टच पॉइंट वाली इंडस्ट्री है वो अच्छी लगती है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो ठीक लग रहा है और कुछ जो सेक्टर मैंने आपको बताए वो पर्टिकुलरली एक्साइटिंग लगता है। मिस्टर सोनी, एक सेक्टर जो म्यूचुअल फंड के टॉप लिस्ट में हुआ करता था वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम पिछले 8 महीने से देखें तो दिक्कतों में है। इट्स बिकॉज ऑफ रिसेशन फियर्स, यूएस इकोनॉमी नॉट डूइंग वेल, यूरोप की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, और इन सब कंपनीज का मेजर एक्सपोजर जो है वो इन कंट्रीज, इन कॉन्टिनेंट्स में है। तो आप भी इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि ये सही मौका है कि कुछ चुनिंदा अच्छी क्वालिटी शेयर्स को अक्यूमुलेट करने का? देखिए, आज की तारीख में हम जो व्यू ले रहे हैं, और ये हमारा व्यू अभी से नहीं पिछले कुछ महीनों से है, कि हम लोग डोमेस्टिक इकोनॉमी ओरिएंटेड सेक्टर को फेवर कर रहे हैं कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वहां पे हमें काफी अच्छी रेजिलियंस दिख रही है और ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी वीकनेस दिख रही है बिकॉज ऑफ द रीजंस आई टोल्ड यू अर्लियर। तो आईटी जो है वहां के ज्यादा करके रेवेन्यू, मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट सेक्टर। एंड दूसरी चीज जो आईटी में एक एक्सपीरियंस करी थी पिछले साल 2 साल के अंदर में, हाई एट्रिशन रेट एंड हाई वेज इन्फ्लेशन। तो इन सब कॉम्बिनेशन की वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का रुझान कम रहा है। लेकिन एक चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आईटी इज अ बेलवेदर, और इंडियन इंडस्ट्री के अंदर में जो इंडियन इकोनॉमी में है आईटी का योगदान काफी बढ़ा रहा है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि भारत की एक नेचुरल एडवांटेज है। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर आई हैव नो डाउट, लेकिन हम लोग एज फंड मैनेजर्स स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल दोनों तरीके से मार्केट को देखते हैं। तो हम थोड़ा सा अंडरवेट हैं इस वक्त आईटी में, पर एज द टाइम प्रोग्रेसेस और वैल्यूएशन थोड़े रिजनेबल होते हैं तो हम वापस में जाकर आईटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। मिस्टर सूरी, एक आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए? मैं एक नया निवेशक जो बाजार में एंटर कर रहा है और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि बाजार ने करेक्शन दिखाया है, तो व्हाट शुड बी द मिक्स ऑफ हिज पोर्टफोलियो? लार्ज कैप कितना, मिड कैप कितना, स्मॉल कैप कितना?
देखिए, कभी कभी इन्वेस्टर्स के साथ में काफी सारी चीजें जो है वो पीपल कैन गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन डिफरेंट चॉइसेस. Large cap हो, mid cap हो या small cap हो, in the end there is a business underwriting, there is a business evaluation that one needs to do. So the True. returns of market depends upon the stocks and the kind of growth the companies are witnessing irrespective of their market capitalization. और दूसरी स्मॉल मिड और लार्ज कैप में क्या होता है कि इनकी लीडरशिप चेंज होती रहती है. जैसे अगर आप देखेंगे कि 2018 और 2019 में स्मॉल और मिड कैप ने काफी अंडर परफॉर्म किया, लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया, बट 2020-21 के अंदर में वापस से स्मॉल और मिड कैप ने अच्छा कमबैक किया. तो ये लीडरशिप चेंज होती रहेगी और डायनेमिकली इसको समझकर अलग अलग सेगमेंट में जाना शायद मुश्किल हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए. मेरा सजेशन ये रहता है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड को देखिए, जिसमें कि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप पर में अपने व्यू के हिसाब से चेंज कर पाए. So that generally for investors will work out the best from a asset allocation perspective. दूसरा एक चीज ध्यान में रखने की होती है कि मिड और स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और अगर आप मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दो चीज का ध्यान रखिए. आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, आइडियली 5 to 10 years. और अगर आपका लंबा टाइम होराइजन है तो मिड और स्मॉल कैप थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा लार्ज कैप से, फॉर द सिंपल रीजन कि ये मिड साइज की कंपनीज होती है तो इनकी ग्रोथ रेट थोड़ी फास्ट होती है, और इनमें से कुछ कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम री रेट होकर लार्ज कैप बन जाती है या उनकी डिस्काउंटिंग बेटर हो जाती है. तो ये सेगमेंट मिड और स्मॉल कैप जो है वो लंबे समय की अवधि के लिए अगर आप देखें 5 से 10 साल के लिए, और वहां पे एसेट एलोकेशन करके बैठ जाएं और वॉलेटिलिटी की चिंता नहीं करें तो आपके लिए सुटेबल है. पर इसको टाइमिंग करके कि इस क्वार्टर में स्मॉल कैप में जाएंगे और अगले क्वार्टर में लार्ज कैप में जाएंगे, वो शायद ठीक नहीं. उसके बजाय आप फ्लेक्सी कैप कर लीजिएगा, वहां पर फंड मैनेजर वो एलोकेशन आपके लिए खुद ही कर देगा. अगर हम पिछले 2 साल का रिटर्न देखें, जैसे भी कभी भी हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट तो हम उसका हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हैं. अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फंड्स ने 40 से 50% रिटर्न्स भी दिए हैं. क्या हमको, अगर कोई फ्रेश नया इन्वेस्टर है, नया निवेशक है म्यूचुअल फंड में, उसको निवेश करना है, तो क्या हमको वैसे ही रिटर्न्स की उम्मीद के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, या फिर वी हैव टू टेम आवर एक्सपेक्टेशंस अ बिट? देखिए, 40 से 50% का रिटर्न आई कैन गारंटी यू मार्केट में मिलेगा, और आपको वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी चाहिए. आप ये देखिए आज की तारीख में बाकी के रिटर्न क्या है. बैंक डिपॉजिट आपको क्या रिटर्न देता है, शायद 6 या 7% के बीच में. नॉर्मली आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट से शुड बी स्लाइटली अबव द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी. व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट? हमारे यहाँ का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है. इन्फ्लेशन जो है ऑन एन एवरेज अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है, बट ऑन एन एवरेज 4% के आसपास रहता है. तो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वो 11 से लेके 12-13% के बीच में होनी चाहिए मार्केट से. दैट इज अ सस्टेनेबल रिटर्न दैट यू शुड थिंक अबाउट फ्रॉम द मार्केट, as opposed to 40-50% that happens sometimes because of the sharpness of the market cycles. तो आपका जनरली ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि आपको इन्फ्लेशन के बीटिंग रिटर्न्स, अच्छे स्टेडी कंपाउंडिंग आपको स्टॉक मार्केट में मिलेगी. आप लंबे अवधि के हिसाब से इसमें प्लान करके आइए, लेकिन 40-50% में डेफिनेटली प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. So tell us something about your new product line. आप कौन से प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं इस समय, और कौन से लॉन्च करने जा रहे हैं? देखिए, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से म्यूचुअल फंड के अंदर में हमारा एक फंड हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया था, पिछले महीने, फ्लेक्सी कैप फंड. ये फंड जो है जिस तरीके से मैं बता रहा था, इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप. तो ये वो फंड है, और ये फंड हमारा जस्ट अभी शुरुआत हुई है इसकी पिछले 1 महीने के अंदर में. पर उसके अलावा हमारे फंड लाइनअप में बैलेंस एडवांटेज फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, काफी सारी फंड्स की वैरायटी है जो हमारे पास में है, और उनमें से काफी सारे फंड मेरे को खुशी है बताते हुए कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. मिस्टर सोनी, अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो काफी न्यू प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं इस मार्केट में, तो क्या लगता है आपको अगले आने वाले कुछ समय में there will be a phase of consolidation too that we should be ready for?
इस इंडस्ट्री में हमेशा कंसोलिडेशन रहा है, बट ये एक अच्छा वेलकम चेंज है कि हमें करीब करीब एक दशक के बाद में कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री दिख रही है। ये इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो करीब पिछले 10 सालों में ये इंडस्ट्री 4 गुना बढ़ गई है, और नंबर ऑफ प्लेयर्स वुड हैव प्रोबब्ली गॉन अप ओनली बाय अबाउट 10% or 12%. So ग्रोथ रेट काफी अच्छी है इंडस्ट्री की, एंड दैट इज अट्रैक्टिंग सम न्यू प्लेयर्स, एंड दैट इज अ वेलकम चेंज। पर साथ ही साथ में ये ऐसा बिजनेस है जो स्केल का बिजनेस है। सेम फंड मैनेजर जो आज 2000 करोड़ रुपए मैनेज करता है, वही 20,000 करोड़ भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि आपको ओवरऑल एसेट एलोकेशन करना हो। तो ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि कंसोलिडेशन हमेशा चलता रहता है, और पिछले कुछ सालों में भी हुआ है और आने वाले सालों में भी होगा। What is your view on the new age companies, जो नई उभरती कंपनी, स्टार्टअप्स जिसे हम कहते हैं, और जिनके कुछ के IPOs भी आए, जिन्होंने डिसअपॉइंट किया इन्वेस्टर्स को, कुछ पाइपलाइन में है। तो what is generally your view on such companies? क्या आप अपने पोर्टफोलियोज में जो लिस्टेड कंपनीज है इस क्षेत्र से, ई-कॉमर्स क्षेत्र से, उनको अच्छा वेटेज देते हैं? देखिए, जब भी आप ये सुने ना न्यू पैराडाइम, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। और कभी कभी, और ये हर बाजार में होता है कि मार्केट बिकम्स एक्सुबरेंट अबाउट समथिंग न्यू, एंड शॉर्ट टर्म ऑप्टिमिज्म कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है इन चीजों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस मॉडल खराब है। मतलब स्टॉक शॉर्ट टर्म ऑप्टिमिज्म ज्यादा होकर उसके बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, लेकिन उस कभी कभी बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग रहता है, और उस वजह से लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा रहता है। मार्केट्स की एक आदत होती है कि वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को शॉर्ट टर्म में डिस्काउंट करके प्राइस को काफी ऊपर ले जाते हैं, और उसी के बाद में वापस से डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। सो ये जो नए न्यू एज कम बिजनेसेस हैं, उसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इज देयर अ वेरी क्लियर डिफरेंशिएटर। कोई उस बिजनेस मॉडल में सही में ऐसा कोई बिजनेस मॉडल है जो कि आपकी हैबिट्स चेंज कर रहा है, या आपकी कुल मिलाकर लाइफस्टाइल को चेंज करने वाला है, और उसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एडवांटेज है, कोई कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है। तो अगर वो आपको दिखता है, तो उन कंपनीज में आपको डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ दिखती है। पर फिर भी you have to be careful about the valuations, because the reality is that while the growth is there for long term, the stock prices sometimes discount it way too early, and therefore you have to be a little calibrated in the exposure. तो मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि सब कंपनियां अच्छी है या सब कंपनियां खराब है। It requires a very close observation and analysis to identify a few things which are changing for real, a few things which are habit forming, and have a long term sustainable growth. और जब वो अगर बिजनेसेस आपको ठीक वैल्यूएशंस पर मिलते हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आईपीओस के अंदर में रश ना करें, बहुत ज्यादा करके एक्सुबरेंट नहीं करें वहां पर। You have to be careful, you have to wait for the right opportunity to come. Sorry. Very well explained, sir. अगर हम बात करें नए निवेशकों की जो मार्केट में धड़ाले से डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट पे डीमैट अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, 10 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। ऐसे नए निवेशकों के लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? उनका एसेट क्वालिटी मिक्स क्या होना चाहिए? कितने अवधि तक उनको निवेशित रहना चाहिए so that they create wealth for themselves in the long run? ये एक तरीके से अच्छा ट्रेंड है मार्केट में कि हमें रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिख रहा है। The equity market over a period of time अच्छा रिटर्न देता है, and everybody should be able to participate in that opportunity. Unfortunately, 2-3 चीजों का हमें मतलब इन्वेस्टर्स को काफी ध्यान रखना चाहिए। एक तो कि ट्रेडिंग एक्टिविटी, बेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कांट मेक मनी, और बहुत बार हम लोग शॉर्ट टर्म जायरेशन के अंदर, मार्केट के अंदर में वी गेट कैरीड अवे, एंड बाद में वो जो है फिर हमें पछताना पड़ता है। काफी सारे निवेशक जो है वो पिछले 3-4 सालों के अंदर में जुड़े हैं बाजार से, और शायद काफी मैंने उनमें से खाली वन वे मूवमेंट देखा है मार्केट का पोस्ट कोविड चढ़ते हुए। तो मार्केट में द रिटर्न्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्किल, टाइमिंग
as well as luck. And we should not mistake our luck for skill. Skill is repeatable, luck is not. तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 3-4 चीजों का ध्यान रखिए. एक, लेवरेज मत करिए अपने आप को. एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप साइड में रखिए और अच्छी क्वालिटीज की कंपनी में करिए, टिप्स पर मत जाइए. और अगर आप खुद से रिसर्च कर पाते हैं और अगर आप खुद की रिसर्च से 2 या 4 स्टॉक ही अच्छे समझ पाते हैं तो खाली उन्हीं में निवेश करिए. डोंट क्रिएट अ ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 100 स्टॉक्स और 150 स्टॉक्स. दूसरी चीज, nobody is 100% right. If you make a mistake, please take corrective steps. एक चीज जो बड़ी हमने देखी है इन्वेस्टर्स के साथ में, एक बायस होती है, वो परचेज कॉस्ट बायस होती है. अगर मैंने कोई स्टॉक 100 रुपए का खरीदा है और वो 120 चला गया तो मैं बड़ा जल्दी बेच देता हूं. लेकिन अगर वही स्टॉक 100 का 80 हो गया है और कंपनी की न्यूज काफी खराब है तो इन्वेस्टर्स को रेजिस्टेंस होता है बेचने में, और वो इंस्टेंट जाकर एवरेज कॉस्ट और खरीदते जाते हैं 80 पे, 60 पर, और फाइनली उसमें अटक जाते हैं. तो इफ देयर आर सम नेगेटिव डेवलपमेंट इन द कंपनीज, प्लीज डोंट कंटिन्यू बैकिंग देम. इवन इफ यू हैव टू टेक अ लॉस, प्लीज टेक इट, बिकॉज your cost is nothing but a random number in the price history of the company. वो स्टॉक को पता नहीं है कि आपने 80 रुपए पर खरीदा इसलिए उसे 100 रुपए जाना है. उसे अगर 60 रुपए जाना है तो 60 रुपए जाएगा. और एक फाइनल चीज, don't be scared of volatility. Volatility is the feature of the market, it's not a bug. And volatility is essentially an opportunity spelled differently. So if you are able to capitalize on it, it is your friend. And if you are not able to withstand it, then it can be your enemy. Mr. Soni, one last question. What is your investment mantra? My investment mantra is exactly what I told you. Volatility is an opportunity spelled differently. So in fact, market बहुत बार volatile phase में जाते हैं. I try to resist predicting the next movement of the market for the next month or two. पर मैं कोशिश करता हूं कि what should I do which will get me ahead a year or 2 year down the line. तो अगर आप 1 महीने फोरकास्ट करने के बजाय अगर 1 से 3 साल के ऊपर ध्यान दे, अगर आपको वैल्यूएशन कंपेलिंग लग रहा है और वॉर की सिचुएशन भी है, तो आपको ये पता है कि अगले 1 से 3 साल में ये खत्म हो जाए. And whether the market looks good, if so, then you should be looking to invest. So asset allocation is one thing that I follow, and within that again, I have a band in which I operate. और जहां volatility बढ़ती है या जहां market थोड़ा sell off करता है या कुछ होता है, तो मैं अपना equity exposure increase करता हूं. Thank you, Mr. Soni, for your time. Pleasure listening to you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतने आसानी से आपने सब कुछ समझा दिया हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो नए निवेशक जो बाजार में आना चाहते हैं. Thank you so much. Thank you, गीतू जी. बड़ा अच्छा लगा बात करके. Pleasure, sir. तो अभी के लिए इतना ही. Thanks for watching.